हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आपने इसके पहले वाला 2 वीडियोस जो डाले थे, एक इंट्रोडक्शन पे और एक सॉलिड स्टेट का, अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, राइट। पहले इसे देख लेते हैं एक बार। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स की, राइट। अब देखो, अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो पुराने वाले लेक्चर में एक चीज बताना रह गया था और उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे कार्बन होते हैं उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, है ना। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलिरीन। ये होते हैं एलोट्रॉप्स या फिर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कार्बन के। लेकिन साथ में एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सिलिका। अगर एग्जाम में पूछा जाए सिलिका का, एक और चीज, बुक में जो भी कुछ दिया है मैं सब कुछ कवर करा दूंगी ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है ना। छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको पता रहना चाहिए, तो मैं वो सब कवर कराऊंगी, ठीक है ना। अगर मैं देखती हूँ सिलिका को, तो जिस जिस तरीके से कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, उसी तरीके से सिलिका के भी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो वो होता है, एक होता है अल्फा कॉर्ड्स। कॉर्ड्स जो होता है ना, वो एक क्रिस्टल होता है, ठीक है। कॉर्ड्स जो होता है वो एक क्रिस्टल होता है, कैसे भी हो सकता है वो क्रिस्टल, इस तरीके से, ठीक है। तो वो होता है अल्फा कॉर्ड्स। उसी का एक और फॉर्म होता है बीटा कॉर्ड्स की, ठीक है। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है। तो ये हुआ इसके एलोट्रोपिक फॉर्म या फिर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। याद रखना है, सिलिका भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सिलिका पिछले वाले क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, एक बार याद रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे तो ये चीज खत्म होती है। देखो, अगर क्रिस्टल को मुझे स्टडी करना है तो क्रिस्टल को स्टडी करने से पहले एक टॉपिक बच जाता है हमारा, जिसे मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि शॉर्ट रहेगा। और उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग क्रिस्टल की स्टडी करेंगे, ठीक है। वो देख, ये जो है ये है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एमोर्फस भी होता है, क्रिस्टलाइन भी होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन की स्टडी करते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन की स्टडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है एज कम्पेयर टू एमोर्फस। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिंक में दे दिया है, पीडीएफ, ठीक है ना। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके होते हैं 4 मेजर टाइप्स। पहला होता है आयोनिक सॉलिड, ठीक है। दूसरा होता है कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा होता है मेटालिक सॉलिड। देखो, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इसको स्टडी करने बैठ गई, फिर इसको स्टडी करने बैठूंगी, फिर इसको, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ फिर से मुझे पॉइंट्स याद भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या करूंगी ना, कंपैरेटिव स्टडी करूंगी, जिससे मैं सारे के सारे पॉइंट्स को याद रख सकूँ। अब काम की चीज, सबसे ज्यादा काम की चीज ये है कि ये तो मुझे समझ जाएगा कि क्या क्या आएगा, लेकिन कौन से पॉइंट्स को मुझे एक्सप्लेन करना है वो मुझे पता होना चाहिए। तो वो पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो आप इन सारे सॉलिड्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले वो पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट है, ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट कहता है पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल। पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल जो है, वो जो भी पूरा सॉलिड बना हुआ है यूनिट सेल से बना हुआ है ना, तो उनमें पार्टिकल्स जो है वो कौन से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है फोर्सेस। जो भी फोर्सेस है उन पार्टिकल्स के बीच में, वो कौन से है वो, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो आपको बताएगा हार्डनेस, कि हार्डनेस क्या है मतलब उस सॉलिड की। चौथा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
और 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। और लास्ट पॉइंट है आपका एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, तो बस इतना ही याद रखना है। अगर ये पॉइंट्स याद होना तो ये आप समझ जाओ कि आपका हो चुका है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल जो है उसमें पार्टिकल जो है वो कौन सा है, कौन से पार्टिकल, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन या फिर एटम्स। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा जो भी वो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में का फोर्सेस कौन से। तीसरा आएगा वो जो सॉलिड है उसकी हार्डनेस कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी को, या थर्मल मतलब हीट को कंडक्ट करने की कौन सी प्रॉपर्टीज होती, कैसी होती, वो चीज देखेंगे। और लास्ट होता है एग्जाम्पल। चलो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ आयोनिक सॉलिड को, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक सॉलिड को, तो यहाँ पे क्या है, आयन। तो नाम ही कह रहा है आयन। इसका मतलब पार्टिकल्स जो हुए या फिर एटम्स जो हुए या फिर आयन जो हुए या फिर मॉलिक्यूल्स जो हुए यूनिट सेल के, वो क्या है, आयन। ठीक है, आयन्स। और वो आयन्स कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कटायन। और जो भी नेगेटिव आयन होता है उसको बोलते हैं अनायन। मतलब मैं, आप फिर सेंटेंस फॉर्म करके लिख सकते हो कि आयोनिक सॉलिड में पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल्स आर कटायंस एंड अनायन। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कोवेलेंट सॉलिड में। ठीक है, तो कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है ना, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें होते हैं एटम्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। क्लियर है इतना। तो ये हुए एटम्स, यहाँ पे याद रखना है ये है एटम्स। ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मैंने यहाँ ये देखा, इसका नाम ही मुझे कह रहा है मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आयंस को क्लासिफाई किया गया था, कटायन और अनायन, उसी तरीके से यहाँ मॉलिक्यूल्स को भी क्लासिफाई किया गया। ठीक है, हो सकता है कि ये जो हो ये मोनो एटॉमिक हो, या फिर हो सकता है ये हो पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब देखते हैं मेटालिक सॉलिड में। जैसे कि हम लोग सब पढ़ते आए, 6th 7th में भी हमने पढ़ा है, तो मुझे बस इतना ही पता होना चाहिए कि मेटालिक सॉलिड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, एक तो मेटल के आयंस होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे मेटालिक आयंस। और मेटालिक आयंस को मैं ये भी कह सकती हूँ मेटालिक एटम्स, क्योंकि मेटल्स के एटम्स भी होते हैं इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब यहाँ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी यहाँ पे एटम्स होते हैं मेटल्स के, वो मूव नहीं कर सकते, वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग जगह पे भाग सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, उनका सी होता है, इसलिए यहाँ कहा गया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखते हैं फोर्सेस को। अगर मैं बात कर रही हूँ ना आयोनिक सॉलिड में, तो आयोनिक सॉलिड में जो भी मेरे फोर्सेस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जैसे कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, है ना। देखो, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में जो भी फोर्स है उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, अगर अगर मैं इसको इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते जाऊंगी ना तो लेक्चर्स बहुत ज्यादा रहेंगे और चीजें उतनी ही ज्यादा क्रिटिकल होंगी, तो उससे बेटर है कि हम लोग इसको विजुअलाइज करें। ठीक है ना, और बुक में इनका डायग्राम्स दिया है जिससे आप इनको और इजिली देख सकते हो, बट एक बार बस समझ लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड को। तो कोवेलेंट सॉलिड में एक्चुअली क्या बोला गया है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के वजह से दो एटम्स जो होते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डेड जो होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर मैं देखती हूँ ना मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है ना, अगर मैं बात करती हूँ ना मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस, मतलब जिसको मैं कहूंगी लंडन फोर्सेस। ठीक है, लंडन फोर्सेस होता है। और उसी के साथ साथ एक और फोर्सेस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के जब भी लेक्चर्स लेंगे, इनऑर्गेनिक के लेंगे।
ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो जस्ट शॉर्ट में एक चीज बता देती हूँ मैं, एक एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाद में कुछ भी एटम्स हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, हेलोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोवलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड, उसी तरीके से मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड। तो ज्यादा सोचना है नहीं, मतलब इन शॉर्ट में ये कह रही हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब अगर देखते हैं हार्डनेस पे, तो आयोनिक सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और साथ ही साथ टूट भी जाते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं, है ना। आपने नमक को भी देखा होगा तो ब्रिटल होते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि दे आर हार्ड, और साथ ही साथ क्या है वो ब्रिटल, मतलब टूट भी जाते हैं। कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं, कोवलेंट सॉलिड अगर आता है तो बस एग्जाम में, मतलब अपने आंखों के सामने डायमंड का एग्जाम्पल ला लो, तो कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड। तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी हार्ड, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मैं बात करूँ ना, तो मॉलिक्यूलर जैसे कि बोला गया है मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ मेटालिक सॉलिड की, देखो मेटालिक सॉलिड कैसा होता है ना, हमेशा रेंज में दिखाता है, मतलब हो सकता है कि वो सॉफ्ट भी हो या फिर हो सकता है वो हार्ड भी हो, तो वो हमें रेंज में दिखाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे भी मेटालिक आइटम्स पता है, जैसे मतलब मेटल्स पता है, जैसे कि मर्क्यूरी वगैरह, वो सॉफ्ट भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना आयोनिक सॉलिड का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड की, अगेन डायमंड सामने, बस कोवलेंट सॉलिड आया कि बस एग्जाम, मतलब आंखों के सामने डायमंड ही लाना है, तो वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ये भी सॉफ्ट है, ये भी क्या होता है ना, लो होता है, ज्यादा हाई नहीं होता। अब जो मेटालिक सॉलिड है, जिस तरीके से उसने हार्डनेस भी हमें रेंज में दिखाया, सॉफ्ट और हार्ड के बीच में, उसी तरीके से वो हमें मेल्टिंग पॉइंट भी रेंज में ही दिखाएगा, लो टू हाई, ठीक है ना, याद रखना है। ये भी रेंज में है और ये भी रेंज में है मेटालिक सॉलिड के केस में। अब अगर मैं देखती हूँ ना इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी को, तो कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको जो भी कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, उस वो जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आयनिक सॉलिड की, तो आपने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जैसे कि अगर मैं सपोज लेती हूँ नमक, तो नमक को अगर मैं ऐसे देख लूँ तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन अगर मैंने नमक को पानी में डिजोल्व कर दिया, तो क्या होता है ना, आयंस मूव हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मोबाइल बन जाते हैं, आयंस मूव हो सकते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो आपको यहाँ पे दो चीज बताना है कि अगर मैं बात कर रही हूँ ना सॉलिड फॉर्म की, सॉलिड फॉर्म की, तो इट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात कर रही हूँ लिक्विड फॉर्म की, मतलब ही डिजोल्व फॉर्म की, अगर मैंने उसको पानी में डिजोल्व कर दिया है, इसी चीज को एक्वस भी कहा जाता है, एक्वस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों को कंडक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कोवलेंट सॉलिड को, तो कोवलेंट सॉलिड के केस में क्या होता है ना, कि ये जो होता है, ठीक है ना, अगर मैं देखती हूँ कोवलेंट सॉलिड में, तो जैसे कि आपको पता है उसका एग्जाम्पल होता है डायमंड। बस कोवलेंट सॉलिड आया कि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। अगर डायमंड को देखते हैं तो डायमंड हमें कोई किसी भी प्रकार की कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे किस टाइप का दिखेगा, पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर मैं देखती हूँ ना मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी वैसे ही होता है, ये भी हमें पुअर ही दिखाते हैं, लेकिन जो भी मेटालिक सॉलिड होते हैं, अब याद रखना कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह को देखते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, जो कि बने होते हैं मेटल के, जिसमें होता है मेटालिक एटम। इसका मतलब जो भी मेरे मेटालिक सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, गुड, ठीक है, समझ गया ना इतना। अब अगर देखते हैं एग्जाम्पल्स को, तो वैसे भी हमें याद है आयोनिक सॉलिड है, कौन से एग्जाम्पल आएंगे, सॉल्ट, हाँ इतना याद रखो कि NaCl हो जाएगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल आयोनिक सॉलिड का, ठीक है। अगर मैं देखती हूँ कोवलेंट सॉलिड को, तो कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि होते हैं मेरा डायमंड, है ना, जैसे कि होता है ग्रेफाइट भी, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। अब अगर मैं अब अगर मैं देखती हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आइस, ठीक है ना, आइस मतलब भी बर्फ, याद रखना है, क्योंकि कैसे ना हिंदी टर्मिनोलॉजीज के वर्ड हमें याद रहते हैं rather देन इंग्लिश, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें जो होती है एग्जाम्पल्स वगैरह वो थोड़ा हिंदी में याद रखो, मतलब हम लोग उसको लिख सकते हैं आइस, और एक होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है।
और मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको याद है। ले लो सोडियम मेटल, ले लो कॉपर, ले लो आयरन, ये सारी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हुए इनके एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये सारी चीजें जो है ये मैंने फिर से आपको नोट्स के फॉर्म में दे दी है, तो बस आपको इनको ध्यान से समझना है सारे पॉइंट्स को, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।